गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार के लिए जरा मैं चेक कर लूं एम आई लाइव और नॉट। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अनिकेत बेटा गुड मॉर्निंग। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं बेटा आप सभी का आज के सेशन में। सो आप सभी के लिए जो है, मैं काफी बच्चों का बार बार ये आ रहा था कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आप शुरू कराइए जरा कुछ चीजें जो है हम नवंबर के बच्चों के लिए। सो मैं यहाँ आप लोगों के सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके हम अपने पास बेटा बात करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम अपना शुरू करेंगे। सर्वे बेटा गुड मॉर्निंग। किटकैट क्या नाम है? गुड मॉर्निंग। अनिकेत बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? हाँ जी। सो हम अपने पास जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके बातचीत चल रही थी, तो ये था कि भाई शुरू कराइए सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमारे को। तो हम अपने पास बेटा मैं यहाँ यूट्यूब पे आप लोगों के लिए जो अनअकैडमी का सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 चैनल है, वहां पर आप लोगों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लेके आ रहा हूँ सीरीज, जहां पर हम अपने पास जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नवंबर 21 के लिए है वो मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कॉन्सेप्चुअली कराऊंगा। प्लस जो हमारे पास है आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराऊंगा। वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर कराऊंगा, जिससे आपके पास हो जाएगा थॉरोली कवर। एंड लखन बेटा गुड मॉर्निंग, रिया गुड मॉर्निंग। हाँ सर्वे बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअली आपको सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो मैंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, सो डोंट वरी। पीडीएफ का अगर होगा तो वो भी मैं देख लूंगा, पीडीएफ कोशिश कर लूंगा, अगर आपके पास हो सके तो मैं नोट्स का लिंक बना दूंगा मैं आज इवनिंग तक एक बार। सो उसी के अंदर सारे डलते जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। हमने अपने पास जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। मेन चीज क्या है एट द एंड? मेन चीज है हमें अपने पास चीजों को सीखना है। सो क्या आप सभी मेरे साथ तैयार है? क्या आप सभी मेरे साथ तैयार है? वर्षा बेटा गुड मॉर्निंग। हम अपने पास क्या आज के सेशन की शुरुआत करें? फटाफट से बताएं मुझे, क्या आप सभी तैयार है? यस सर, यस सर, हम सभी बच्चे तैयार है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर्वे बेटा आप पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का स्टैंडर्ड है क्या सर? हाँ मेरी बात सुनिए ध्यान से। ग्रुप 1 की सीरीज मैं यहां पे करा रहा हूं जो आपको यूट्यूब पे है, और ग्रुप 2 के मैं एएस जो है वो मैं आप लोगों को जो बेटा करा रहा हूं स्पेशल क्लासेस में करा दूंगा। स्पेशल क्लासेस में, जिसमें अभी मैं वैसे कल अनाउंसमेंट करनी रह गई थी, रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मैंने कल से AS20 का शुरू कराया था, आप टेंशन ना लेना, मैं AS20 आज वाले में खत्म हो जाएगा। देन आई विल मेक अ कंप्लीट अनाउंसमेंट कि मंडे से जो बाकी एएस होंगे, और जो बच्चों ने AS20 नहीं लगाया होगा वो स्पेशल क्लास में वहां पढ़ा है वो लगा सकते हैं, बट उसकी मैं एक बार के लिए अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है ना? बेटा स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब वाला भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर मैं एक चीज जरूर बता दूं कि प्लस बैच जो मेरा है वो एडवांस अकाउंट्स का शुरू हो चुका है। उसे अभी 3 लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, वो 14 जुलाई से शुरू हुआ था, और वो रेगुलर बैच है नवंबर के लिए, और वहां पे सारा कुछ डिटेल में होगा। एंड एक फास्ट ट्रैक बैच अकाउंट्स का शुरू हो रहा है, जिसका यहाँ पे पिन भी किया हुआ है, तो आप उसमें जरूर अपने पास आ सकते हैं, उसमें आप जरूर आए। राहुल बेटा फास्ट ट्रैक बैच में मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगा। ठीक है ना? अच्छा जी। ग्रुप 2 का मैंने बता दिया स्पेशल क्लासेस में होगा, वो आप मेरे साथ शाम को 5:30 टू 6:30 कर सकते हैं डेली। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 के वो आप लोगों को मैं बेटा मॉर्निंग में कराने वाला हूं, वो मॉर्निंग में कराने वाला हूं 10:30 AM टू 11:30 AM। सो हम लोग बिल्कुल बेटा सुजाता बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक बैच में भी कॉन्सेप्ट सारे कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है, चाहे वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है और आरटीपी क्वेश्चंस है, सारे कवर कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आप लोग जो है बेटा मेरे साथ उस बैचेस में जुड़े और फिर हम शुरू करते हैं। चलो जी, आज का थोड़ा सा मैं आप लोगों को शुरुआत एक बार करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं हमारे बारे में, अपने बारे में मैं, और अनअकैडमी के बारे में। सो जरा मेरे साथ एक बार बने रहे बिफोर वी स्टार्ट विद अपने पास आज की क्लास। तो मैं आप लोगों का दोस्त और होस्ट बेटा सीए नितिन गोयल, अनअकैडमी पे एजुकेटर हूं फॉर सीए इंटर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। कुछ ही दिन मेरे को अनअकैडमी पे आए हुए यहाँ पे हुए हैं।
ईयर्स मेरे को टोटल बने हो चुके हैं बेटा 10 साल से ज्यादा ईयर, जिसमें से पहले 3 साल का मेरा स्टिंट था विद आईटीसी लिमिटेड, दैट वाज अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, आई रियली लव्ड दैट। एंड उसके बाद 7 साल से ज्यादा हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। सो आप जैसे बच्चों को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ पिछले 7 साल से ज्यादा, और बहुत ही मजा आता है बच्चों को पढ़ा के, और जब उनके अच्छे अच्छे नंबर आते हैं तो और ज्यादा खुशी मिलती है। एंड आई एक्चुअली वॉज रैंक होल्डर एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ जो सीए एग्जामिनेशन थे, एंड ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। नाउ अगली जो मैं आपसे बात करता हूं, जिन भी बच्चों ने अनअकैडमी का सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप बनकर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, वो प्लीज अपने पास कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे अपडेट्स बेटा वहां पे मिलते जाए। सारे अपडेट्स आप लोगों को बेटा वहां पे मिलते जाए, तो जरूर ज्वाइन कर लेना अपने पास। एंड जो हमारी सब्सक्रिप्शन मॉडल यहाँ पे चलता है, 2 होते हैं बेटा, प्लस और आइकॉनिक। प्लस के अंदर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, आपके पास जैसे भी सारी चीजें हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारी चीजें रहती है। पर वहां पे नोट्स पीडीएफ में मिलते हैं। आजकल बच्चे वो प्रेफर करते हैं, खुद ही प्रिंट निकाल लेते हैं। पर अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होती है, उसके अंदर पर्सनल मेंटर भी अपॉइंट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपने पास उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जरूर उस क्लासेस में अगर आप आए, मैं अभी दोबारा से बताऊंगा अपनी क्लासेस के बारे में। बैचेज आर ऑलरेडी देयर, एंड जो मेरा बैच है, जैसे मैंने कहा, एडवांस का शुरू हो चुका और फास्ट ट्रैक का बेटा शुरू हो रहा है, तो आप उसमें जरूर आइए, जो कि वह शुरू होने जा रहे हैं नवंबर 21 के लिए। देन जो बेटा सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वहां पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अलग अलग वेरिएंट्स रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपका कब का अटेम्प्ट आप उसके हिसाब से करिए, और वहां पर काइंडली आप अपने पास जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरे कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज सीए नितिन ओनली। कोई 10-5 अलग से नहीं है, ताकि आप लोगों को 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। ठीक है जी। देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर बेटा 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स दोनों रहते हैं यहाँ पर। तो वो इंटरमीडिएट फाउंडेशन के बच्चे इकट्ठे ले सकते हैं, जो जूनियर्स वगैरह वो इकट्ठे ले सकते हैं, इकट्ठे ही दोनों के कोर्सेज की ले सकते हैं, तो उनको बेनिफिट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। एक वो चीज रहती है। देन देर इज अ कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी का होता है बेटा हर संडे 12 बजे। तो इस संडे बेटा है आपके पास, तो आप उसमें जरूर आइए। ठीक है ना, 12 बजे होता है। स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़ यहाँ पे रहती है। 40 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स यहाँ पे होते हैं। फ्री लाइव टेस्ट ऑन एंड्रॉइड। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, जीतोगे नहीं पर सीखोगे तो जरूर ना। सो जरूरी थोड़ा है कि हम हमेशा जीत ही जाएंगे, पर सीखोगे तो जरूर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने पास पार्टिसिपेट जरूर करें एक बार के लिए, और वहां पे आप जो है कोड अपने पास लगा सकते हैं, सीए नितिन। देन देर आर कॉम्बो ऑफर्स एज वेल, विच इज गोइंग ऑन 12+2 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड आप सभी बच्चों ने अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप बच्चों का प्यार मेरे साथ बना रहता है हर समय, और मैं वही चाहता हूं कि वो कंटिन्यू रहे। सो आप सारे बच्चे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे नितिन गोयल बेटा प्रोफाइल का नाम है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सो आप जरूर मुझे फॉलो करिए, ताकि आप लोगों को मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है। नाउ 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 सर, आइए जरा अपने आप लेक्चर पे आ जाइए बेटा, आ जाइए। हाँ जी, रजनीश बेटा पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया? थोड़ा सा बेटा नए बच्चों को बताना पड़ता है, डोंट वरी बेटा। हाँ जी, यस बेटा पुनंजय बेटा, एडवांस अकाउंट्स की भी आपके पास क्लासेस है, उसका रेगुलर बैच शुरू हो चुका है। आज क्लास कितने घंटे करेगा बेटा? 1 आवर की क्लास रहा करेगी, 10:30 to 11:30। यस जी यस। चलो जी, एडवांस अकाउंट्स की पुनंजय बेटा जो है, एक जो रेगुलर बैच है शुरू हो चुका है, प्लस बैच 2:15 to 4:15 होता है। ठीक है। और जो स्पेशल क्लास है, जिसमें मैंने एएस के कॉन्सेप्ट शुरू कराए हैं, वो 5:30 to 6:30 है। ठीक है, वो 5:30 to 6:30 है। अच्छा जी, चलो जी, आइए बेटा शुरू करते हैं हम अपने पास आज के टॉपिक पे। हम सबसे पहले शुरू कराने जा रहा हूं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हम बात करेंगे बेटा इन्वेंट्री को लेके, और उसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इन्वेंट्री जो वर्ड है बेसिकली इसे आप क्या बोलते हैं बेटा? सर हम इसे जनरली बोल देते हैं अपने पास स्टॉक। ये स्टॉक सर कितने प्रकार का होता है? ये स्टॉक कितने प्रकार का होता है सर? डिपेंड करता है, पता है डिपेंड किस चीज पे करेगा? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर बेटा मैं मैन्युफैक्चरर हूं कि ट्रेडर हूं, उससे फर्क पड़ जाता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, उसके पास अलग से प्रकार के स्टॉक रहते हैं, और एक ट्रेडर के पास होते हैं, उसके पास अलग से प्रकार के स्टॉक रहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है जनरली उसके पास बेटा 3 प्रकार के आपके पास स्टॉक होते हैं। सर कौन कौन से? बेटा एक होता है रॉ मटेरियल का, एक होता है रॉ मटेरियल का, अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा। एक होता है WIP, जिसे आप वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और एक होता है बेटा फिनिश गुड्स।
और जो ट्रेडर होता है उसके पास एक ही स्टॉक होता है जिसे हम जनरली बोल देते हैं बेटा स्टॉक इन ट्रेड, जिसे हम जनरली बोल देते हैं स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ सर ये जो स्टॉक होते हैं इसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड। बेटा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कौन होता है मैन्युफैक्चरर। बेटा मैन्युफैक्चरर वो है जो कुछ चीज खरीद रहा है जिसे हमने रॉ मटेरियल बोल दिया, उसको कन्वर्ट करेगा और कुछ और बना के बेचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम सबसे पॉपुलरली बेटा शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री क्या कर रही है सर, वो शुगर केन खरीद रही है, गन्ना जिसे आप कहते हैं, वो शुगर केन खरीद रही है और उससे क्या बना रही है, शुगर बना रही है सर। शुगर केन से क्या बनाया, शुगर बनाया। तो शुगर केन उनका क्या है, रॉ मटेरियल है, और शुगर क्या है उनका सर, फिनिश गुड्स है। तो खरीदा शुगर केन, गन्ना खरीदा, उससे कन्वर्जन करी, उससे क्या बनाई, चीनी बनाई और वो बेच दी। अब जब 31 मार्च बेटा आती है, 31 मार्च ईयर एंड होता है, तो इनके पास कौन कौन से प्रकार का स्टॉक बचा रह सकता है सर। देखिए एक तो रॉ मटेरियल बचा रह सकता है, जितना शुगर केन बच गया, जितना शुगर केन बच गया वो आपके पास रह सकता है। बिल्कुल बेटा, कैसे रह जाएगा सर, जरूरी थोड़ी ना कि जितना हमने सारा शुगर केन खरीदा होगा वो सारे का सारा ही इस्तेमाल हो गया होगा। देखो होने को हो सकता है कि इस्तेमाल हो भी जाए, फिर जीरो स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, पर ऐसा जनरली नहीं होता। हमारे पास रॉ मटेरियल हमेशा पड़ा रहता है, जो हमारी गोडाउन है, फैक्ट्री है। तो जितना शुगर केन बचा रह गया जो अभी तक मशीनों में नहीं डाला, वो हमारा हो गया रॉ मटेरियल का स्टॉक। डब्ल्यूआईपी क्या है बेटा, डब्ल्यूआईपी क्या हुआ बेटा, हमारा शुगर केन से शुगर बनने में मान लीजिए 5 दिन का समय लगता है, 5 डेज। एक जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात, ठीक है। अब 5 दिन का समय का मतलब क्या, वो अलग अलग मशीनों से जाती है, गन्ना हम डालते अलग अलग मशीनों से प्रोसेस होके जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जो भी शुगर केन मैंने मशीनों में 28 मार्च को, 29 मार्च को, 30 मार्च को, 31 मार्च को डाली होगी, वो अभी तक शुगर तो बनी नहीं होगी, वो अभी तक शुगर तो बनी नहीं होगी, और ना वो शुगर केन है अभी, क्योंकि वो मशीनों में, वो मशीनों के किसी ना किसी फेज में है, या वो 20% कंप्लीट है मान लीजिए, 40% कंप्लीट है, वो अलग अलग स्टेजेस में पड़ी है। बट ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है। तो वो जो मशीनों में बीच में पड़ा है प्रोडक्ट अभी, जो 10% से लेके आपका बोल दीजिए आप 99% तक जितने परसेंट में भी कंप्लीट पड़ा है, वो हो गया बेटा वर्क इन प्रोग्रेस, वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स क्या हो गया सर, सर फिनिश गुड्स हो गया जो आपके पास शुगर ही बची रह गई। क्या ऐसा होता है बेटा कि जिस दिन शुगर बनी उस दिन बिक जाएगी, नहीं सर, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो ऐसा भी तो है ना, जितनी चीनी बन चुकी है वो अभी तक जो बची रह गई गोडाउन में, अभी तक जो नहीं बिकी। स्टॉक का मतलब क्या है, जो हमारे पास इन्वेंट्री गोडाउन में बची रह गई। तो मैन्युफैक्चरर के पास कितने प्रकार का स्टॉक है बेटा, मैन्युफैक्चरर के पास होते हैं रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स, ठीक है बात। ट्रेडर के पास क्या होता है सर, ट्रेडर के पास होता है एक ही प्रकार का स्टॉक, विच इज स्टॉक इन ट्रेड। वो उसी को खरीद रहा है, उसी को बेच रहा है। अब हो सकता है कोई शुगर केन का ट्रेडर है, वो शुगर केन खरीद के शुगर केन बेचता है, तो वो उसका रॉ मटेरियल नहीं बोलोगे, वो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। सिमिलरली जो शुगर खरीद के शुगर बेच रहा है, जो आप नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हो, व्हाट आर दे आर जस्ट दी मेयर ट्रेडर्स। वो खरीद रहे हैं उसी चीज को, उसी को बेच देते हैं बेटा, अपने पास प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। सो उनके स्टॉक को हम ये नहीं बोलते फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, हम उसको वर्ड बोल देते हैं सिंपली स्टॉक इन ट्रेड, जिसमें वो डील कर रहे हैं, जिसमें वो डील कर रहे हैं। क्या ये बात मेरी समझ आई। तो बेटा स्टॉक कौन कौन से टाइप का है वो, क्या स्टॉक मेरा एसेट है, यस सर ये हमारा एसेट है। आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन हमारा कब से शुरू हुआ था, +1 में अकाउंट्स का। तो वहां से हमें सिखाया गया स्टॉक हमारा एसेट है, क्योंकि कल को इसे जब कल को बेचेंगे तो हमें आमदनी प्राप्त होगी, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, और ये तुम्हारे द्वारा ओन्ड है, हमारे कंट्रोल में है। तो ये मेरा एसेट है, जितना मेरे पास बचा रह गया। एक चीज आपके पास जो यहां पे तभी डेफिनेशन में दे रखी है, वो क्या दे रखी है हमारे पास, जो है मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। ये एसेट्स होते हैं बेटा, क्या चीज, विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो लाइक आपके पास फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, और स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए, ट्रेडर के लिए, जो इसलिए पड़े कि उनको बेचेंगे। दूसरा, जो इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो अभी तक बने नहीं है, इनकंप्लीट है, वो क्या हो गया बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस। और अगला आ गया बेटा आपके पास, अगला आ गया बेटा आपके पास, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाइज टू बी कंज्यूम, दैट इज योर रॉ मटेरियल, दैट इज योर रॉ मटेरियल। एक और चीज आती है बेटा, यहां पे एक वर्ड लिखा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स।
बेटा स्पेयर पार्ट्स होते हैं मशीनों के, स्टोर्स वाले आपके पास चीजें, ये कंज्यूमेबल आइटम्स होती है। क्या सर ये भी इन्वेंट्री है या ये हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है जिसे हम आज की डेट में पीपीई का नाम देते हैं? वो स्टैंडर्ड अलग से कराऊंगा। तो यहां पर बड़ी आसानी से क्लेरिफिकेशन दे दी बेटा। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स के बारे में हमें क्या चीज याद रखनी है हमेशा? स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स के बारे में हमारे पास आगे भी जाके एक स्टैंडर्ड आएगा एएस नंबर 10 जो कराऊंगा। वो कहता है कि स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स बेटा अगर तो आपके पास एएस 10 एक है पीपीई का, और एक हमारा है बेटा एएस नंबर 2 आपके पास जो इन्वेंट्री की हमने बात करी। अगर एएस 10 की उसने कंडीशन पूरी कर दी, वहां एक डेफिनेशन लिखी है, वो डेफिनेशन में सिंपल सी बात है जो इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस के लिए और जिसकी यूसेज जो है वो 12 महीने से ज्यादा है, मतलब जिसको मुझे लगता है कि इसकी लाइफ जो है वो 12 महीने से ज्यादा है बेटा। मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, मैं आप लोगों को यहां पे पढ़ा रहा हूं बेटा, एक कैमरा लगा हुआ है यहां पे, स्पेयर पार्ट सर्विसिंग इक्विपमेंट। अब ये कैमरा जिससे ट्रांसमिशन हो रही है, ये जो है बेटा क्या इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है? यस सर 12 महीने से ज्यादा चल जाएगा आपके पास, तो बेटा उस पे एएस नंबर 10 लग जाएगा, एएस नंबर 10 के अंदर कवर हो जाएगा। पर मैं कहता हूं मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है, एक माइक लगा हुआ है, उस माइक के अंदर सेल्स बैटरीज डली हुई है, उसकी लाइफ जनरली 12 महीने से ज्यादा नहीं है, तो उसकी 12 महीने से क्योंकि लाइफ कम है तो उस केस के अंदर वो उस पे एएस नंबर 2 लग जाएगा। तो अगर आपके पास कंडीशन हमारे पास एएस 10 की बेटा अगर पूरी कर दी तो एएस नंबर 10 लग जाएगा पीपी की, अगर नहीं करी तो बेटा एएस नंबर 2 में कवर हो जाएगा। तो बड़ी आराम से क्लियरली बात है आपके पास जो है, आपके पास बड़े आराम से ये चीज बात रहती है कि हमारे पास क्या चीज मैंने बोली, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स में बेटा डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज, कि हमारे पास क्या कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही एएस 10 की। तो यहां पे क्या चीज लिखी है, इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट सर्विसिंग इक्विपमेंट स्टैंड बाय इक्विपमेंट। जो डेफिनेशन पूरी करते हैं एएस 10 की, एएस 10 की, वो आइटम्स एएस नंबर 10 के हिसाब से ही होते हैं, वो आपके पास एएस नंबर 10 के हिसाब से ही कवर होते हैं। ओके सर, तो हमने इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है ये समझ ली। इसकी कॉमन क्लासिफिकेशन हम कैसे करते बेटा, हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं, डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड, जैसे मैंने कहा स्टॉक इन ट्रेड बेटा आपके पास है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स वगैरह जो भी है, तो इनकी क्लासिफिकेशन बन जाती है। अब आते हैं मेन पार्ट पे जो स्टैंडर्ड का मेन रोल है बेटा, जो मेन आपके पास रोल है। सर्वे बेटा अभी सिर्फ मेरे साथ समझते जाएं, जहां पर मैं आपको कोई एग्जांपल कराऊंगा, मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसे आप अपने पास जरूर नोट करना, ठीक है। मैं नोट्स को लेके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका पीडीएफ लिंक मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो वो भी आपको कोशिश करूंगा। अभी मेरे साथ सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे साथ, ठीक है, फिर आप बाद में अपने स्टडी मटेरियल को अपने पास देख सकते हैं। अच्छा जी सर, हमारे पास जो इन्वेंट्री है ना, उसे वैल्यू करने का एक तरीका दिया गया है, वो वैल्यूएशन का प्रिंसिपल जो है बेटा याद रखेंगे मेरे साथ। जैसे बेटा आप कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स वगैरह में, कंपनी लॉ वगैरह में सेक्शन याद करते हैं ना, वैसे मैं यहां बच्चों को पैरा नंबर याद कराता हूं। एक एएस जो होता है उसके अंदर सेक्शंस नहीं होते, वो पैराग्राफ्स होते हैं, तो उसे हम पैरा बोलते हैं। तो हमारा एक पैरा होता है बेटा, पैरा नंबर 5 विच इज द मेन पैरा। और जब आप याद करते हो और पेपर में लिख के आते हैं ना, नंबर बेटा अलग लेवल के मिलते हैं, हम एक्स्ट्रा मिलते हैं, पर हमेशा याद करेंगे और ठीक लिखेंगे तो ही, गलत कभी नहीं लिखना। इन्वेंट्री को बेटा वैल्यू करने का एक तरीका है विच इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइज वैल्यू। सर इसका क्या मतलब है बेटा, ये प्रिंसिपल सारा बना है कंजर्वेटिज्म के ऊपर, कंजर्वेटिज्म के ऊपर ये चीज बनी है। अभी समझाता हूं दोनों चीजों का मतलब क्या है, बट ये प्रिंसिपल बना किस पे है, कंजर्वेटिज्म पे, प्रूडेंस पे। हमारी सारी अकाउंटिंग किस पे है सर, हमारी कंजर्वेटिज्म पे। प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट रिकॉग्नाइज द गेन्स, जब तक ना हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ सर, मान लीजिए बेटा अभी एग्जांपल कराऊंगा, मान लीजिए मेरे पास जो कॉस्ट है आइटम की, आइटम नंबर ए है, प्रोडक्ट ए है बेटा, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, और उसकी जो एनआरवी है वो आपके पास है बेटा 120। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं
मैं यहाँ पे क्या, अभी एनआरवी समझाऊंगा। एनआरवी आप अभी के लिए चलो बोल दो मार्केट प्राइस, पर मार्केट प्राइस नहीं होता, थोड़ा फर्क होता है, अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं समझा रहा हूं कि प्रिंसिपल क्यों बना, पहले उसको समझो मेरे साथ, ठीक है, फिर मैं एक एक टर्म को समझाऊंगा। तो 100 और 120 में हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उसको वैल्यू करो बेटा 100 रुपीज पे। पता है क्यों? क्योंकि एनआरवी एक जनरल मीनिंग, अगर आप मार्केट प्राइस बोलते हो, आपने चीज खरीदी आपको पड़ी 100 की, आज अगर इसे आप बेचते हो तो आपको 120 रुपए आमदनी प्राप्त होगी, तो आपको 20 का फायदा होगा। क्या 20 का फायदा आज उम्मीद पे रिकॉर्ड कर दे, 120 पे दिखा के जीपी बढ़ा दे, या जब ये फायदा होगा तब रिकॉर्ड करेंगे? सर लॉजिकली तो हमने यही सीखा है कि जब फायदा होगा, जब सेल करूंगा तब फायदा रिकॉर्ड करूंगा ना। आज उम्मीद पे कैसे फायदा रिकॉर्ड कर सकता हूं? हम नुकसान को प्रोवाइड कर सकते हैं, फायदे को नहीं पहले रिकॉर्ड कर सकते। तो इसलिए इसको 100 पे दिखाऊंगा, इसलिए इसको 100 पे दिखाऊंगा। पर बेटा अगर यही हमारे पास इसकी एनआरवी 90 रुपए है, तो सर अब तो ये है 100 की चीज खरीदी थी, हमें पड़ी थी, उसकी आज बेचूंगा तो 90 रुपए आएंगे, 90 रुपीज आएंगे। तो सर 10 का नुकसान होगा जब अगले साल बेचूंगा। पता चल रहा है ना नुकसान होगा। आज ही 90 पे दिखा दो और 10 का लॉस आज ही बुक कर दो। उससे क्या होगा, अगले साल ओपनिंग स्टॉक कितने का दिखाओगे? 90 का, बेचोगे 90 पे, तो अगले साल कुछ नहीं होगा, इसी साल 90 पे दिखा के लॉस बुक हो जाएगा। तो बात समझने की कोशिश करो, हमारा प्रिंसिपल किस पे बना है? कंजर्वेटिज्म पे बना है, कि हम नुकसान अगर हो रहा है, हमें उम्मीद है नुकसान होगा, तो रिकॉर्ड कर लो कम पे दिखा के, पर अगर फायदा होगा तो तभी रिकॉर्ड करना जब होगा, फायदा होगा तभी रिकॉर्ड करना आपके पास जब होगा। ठीक है बात? करण बेटा वो मैंने जितना अपने लेवल से कॉन्सेप्ट और जो आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से वो आपको वहां करा दिए थे, ठीक है ना। बाकी हम बहुत डिटेल में और बहुत क्वेश्चन, मैंने हमेशा बोला है वो प्लस बैच में आपको, तो बट मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सारा और आपको स्टडी मटेरियल के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, अब हमारे पास बेटा यहाँ पे दो चीजें आई, एक हमें अपने पास जानना है कॉस्ट को, एक हमें जानना है एनआरवी को। तो सर हम चलो समझना शुरू करते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा? कॉस्ट का मतलब है कि आपका बनाने का खर्चा, सिंपली आपको कितने की कॉस्ट पड़ी। तो इसके अंदर हमारे अलग अलग कंपोनेंट आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले एक आता है कॉस्ट ऑफ परचेज। परचेज मतलब रॉ मटेरियल जो खरीदा था, या ट्रेडर है तो उसके पास एक ही प्रकार का स्टॉक है, उसका खरीदने का खर्चा जो लगा। फिर एक होता है बेटा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट कब लगेगी सर? जब मैन्युफैक्चरर होगा, जो रॉ मटेरियल से एफजी बनाने का खर्चा लगा, आपने लेबर रखी हुई है उनको पैसे दे रहे हो, मशीनों वगैरह के सारे खर्चे, फैक्ट्री का किराया वगैरह, वो सारे खर्चे बात करेंगे हम लोग, तो वो बनाने का खर्चा। और एक होती है उसके अलावा अगर कोई और खर्चा लग रहा है, इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो उसके अलावा कोई और अगर खर्चा लगा उसको उस लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए, इस पे भी बात करूंगा। अभी मेरा पहला चीज आती है बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है कितने में वो आपको चीज पड़ी। तो मान लीजिए मैंने जब पार्टी से कहा कि मेरे को आपसे रॉ मटेरियल खरीदना है, ये प्रोडक्ट आपसे खरीदना है, उसने कहा जी खरीदिए। मैंने कहा कितने का पड़ेगा? कहता जी 100 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए का पड़ेगा। मैं कहता हूं मैं आपसे ना 1000 पीस खरीदूंगा, क्या थोड़ा बहुत डिस्काउंट नहीं दोगे आप? कहते ठीक है, फिर ना मैं आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, 98 का पड़ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कॉस्ट बेटा 100 रहेगी या 98 रहेगी, वो 2 रुपए कौन सा डिस्काउंट होता है? सर वो 2 रुपए ना ट्रेड डिस्काउंट कहलाया जाता है। वो कौन सा डिस्काउंट लाया था? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को कभी किताब में रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम या तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए बेसिक परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट रिबेट को मैंने कर दिया माइनस, या मैं सीधा ही 98 लिख देता हूं, मैं सीधा ही 98 लिख देता हूं, बात तो वही है ना, 100 में से 2 माइनस कर दो या 98 लिख दो, ये तो हो गया बेसिक कॉस्ट। फिर हम अपने पास बेटा ऐड करते हैं इसमें ड्यूटीज टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल है। ड्यूटीज टैक्सेस का मतलब बेटा आपने खरीदा प्रोडक्ट, उस पर जीएसटी लगा, जीएसटी आप पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपके पास है इनकम टैक्स में, वो लगा। अब यहां पर उसके दो ऑप्शन बनते हैं, क्या जो जीएसटी उस पर लगा होगा कल को क्या आपको उसका इनपुट मिलेगा आपकी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट? अगर तो बेटा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अगर तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा,
तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। पर अगर आपको क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कल को आपको उसका बेनिफिट है, तो ये भी तो मेरा खर्चा ही हो गया, तो जो ये मेरा खर्चा हो गया ये भी मेरी कॉस्ट का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। सो हमने जो जीएसटी जो टैक्स आप पे कर रहे हैं वो आपके पास कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कब बनेगा, जब वो नॉन रिफंडेबल का मतलब जब उसका बेटा बेनिफिट नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, और वो हमारे को टैक्सेशन लॉज बताते हैं। यहां पे क्वेश्चन में तो आपको बड़ा क्लियरली लिखा होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, तो यहां पर हमारे पास बेटा ड्यूटीज टैक्सेस आपके पास ऐड होंगे, पर कब होंगे, जब वो आपके पास कॉस्ट का पार्ट बेसिकली तब बनेगा जब बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक वो चीज आ गई। मान लो ये 5 रुपए है और ये 5 रुपए कब ऐड होंगे, अगर बेनिफिट नहीं मिलना तो ऐड होंगे। अगर यही आपके पास इसका बेनिफिट मिलता होता तो बेटा ऐड ना करते, बस ये बात समझिए। फिर फ्रेट का खर्चा, फ्रेट क्या होता है सर, सर फ्रेट जो आपके पास है वो होता है जो आने का भाड़ा लगा, उसकी प्रेमिसेस से सेलर के प्रेमिसेस तक आपके पास आने का खर्चा जो लगा वो भी तो आपका खरीदने से ही जुड़ा हुआ खर्चा है, तभी तो आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा। और फिर आपके पास लगा कोई और खर्चा जो एक्विजिशन से रिलेटेड है, लाइक बेटा, लाइक अगर मैं बोलूं बाइंग कमीशन, आपने खरीदने के समय किसी एजेंट को कमीशन दी, खरीदने के समय, ये सेल्स कमीशन नहीं है, बाइंग कमीशन है, परचेज कमीशन है, तो ये भी खर्चा हमारी कॉस्ट में आपके पास आ जाएगा बेटा। थैंक यू शिवम बेटा। आपके पास सर विट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, पुनंजय बेटा वो ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह की बात हमारे पास बाद में आते हैं, वो कस्टम्स के अंदर होती है कि जो आप इंपोर्ट ड्यूटीज पे करते हो कल को उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगेन वहां पे भी वही चीज है, अगर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसका रिफंड मिल जाएगा तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो वो आपके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वे बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, मैंने क्या बोला, एक पीस खरीदा 100 का, 1000 पीस खरीदे 98 के पड़े, ये जो 2 रुपए ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब 98 में डील हो गई, उसने कहा पेमेंट महीने बाद देना, मैंने कहा ठीक है, 98 इंटू 1000 98,000 देने। वो कहता है अगर तुम मुझे पेमेंट 15 दिन में ही दे दोगे ना, मैं तुम्हें 1 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा। अब वो जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट होगा ना वो कैश डिस्काउंट है, उसे डिस्काउंट रिसीव्ड मैं डालूंगा, वो डिस्काउंट अलाउड डालेगा, उसका खर्चा है, मेरी इनकम है, जिसे पीएनएल में लेके जाते हैं, वो आपके पास होता है, ठीक है। तो परचेज कॉस्ट बेचा, परचेज कॉस्ट हमारे पास में क्या क्या चीजें आई, बेसिक, उसमें ट्रेड डिस्काउंट रिबेट माइनस कर देंगे, ड्यूटीज टैक्सेस आपके ऐड हो गए, नॉन रिफंडेबल फ्रेट का खर्चा और कोई भी और खर्चा जो रिलेटेड टू एक्विजिशन है, वो सारे खर्चे आ गए। अभी बनाने के खर्चे पे आऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं उससे पहले आपके पास बेटा चीज पे लेके चलता हूं जो कि हमारे पास आ रही है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सो दैट यू कैन एक्चुअली कोरिलेट। अभी मैंने बेसिक खरीदने के खर्चे को लेके बात करी, बनाने का खर्चा सिंपल एक बार के लिए, जितना बनाने का आपका लेबर वगैरह का सारा खर्चा लगा, डिटेल में बताऊंगा, उसमें बहुत चीजें आती है। अगली चीज, इसको कंपेयर किससे करना था सर, हमें कंपेयर करना था नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी, क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी बेटा, मैंने क्या बोला सेलिंग प्राइस होता है, नहीं, आपके पास वो क्या होता है समझिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेशन कितने में बिकेगा मेरा प्रोडक्ट, विच इज द मार्केट प्राइस। तो मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट ने जो बिकना है वो 200 रुपए में बिकना है, ओके सर 200 रुपए में बिकेगा, पर जब बिकेगा ना तो आप ना एजेंट रखा हुआ एक आपने, वो बेचता है और वो आपसे कमीशन लेता है 2% की, कितने की, 2% की। तो बेटा आपकी जेब में तो 200 का अगर बिकेगा तो 2% की कमीशन कटने के बाद आपकी जेब में तो कम अमाउंट ही आएगा ना, तो नेट कितना आएगा, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है विच इज योर लाइक ब्रोकरेज, कमीशन, वो बेटा माइनस कर दिया जाएगा, वो बेटा माइनस कर दिया जाएगा आपके पास जो है। सो यहां पे जैसे मैंने बोला 2% है बेटा, 2%, तो 2% कितना हो गया सर, 200 का 2% कितना होता है, हम बताएंगे सर 4 रुपए होता है। सो 2% आपकी क्या माइनस होगी, कमीशन जो है। एक अगली चीज और आई,
अगली चीज और है, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सर ये क्या हुआ बेटा, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा अगर प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस फेज में है, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, बनाने का और खर्चा कितना लगेगा? सर बनाने का खर्चा तो उसी पे लगेगा ना जो प्रोडक्ट नहीं बना होगा। यस बिल्कुल सही बात है, जो प्रोडक्ट नहीं बना होगा उसी पे लगेगा आपके पास जो आ रहा है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट मान लीजिए फिनिश गुड है, तो क्या ये आएगा? सर ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बन ही चुका है, मेरा प्रोडक्ट बन ही चुका है, तो मैं अपने पास लूंगा नहीं, तो मेरी एनआरवी 196 बनी। पर सर मेरा प्रोडक्ट अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो ये लगेगा, तो ये लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बात समझना बेटा, एक बात समझना, मेरा अगर प्रोडक्ट 100% कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट हो गया, तो खर्चा मेरा उस पर लग चुका है। आई नो द कॉस्ट, आई नो द कॉस्ट 100% की। मैं 100% प्रोडक्ट को उसकी 100% जो बिकेगा उसी के साथ कंपेयर करूंगा ना, बेसिस तो सेम होने चाहिए। एक कंप्लीटेड प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक कंप्लीटेड प्रोडक्ट की सेल प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस ही अपने पास कंपेयर करूंगा, तो बेस तो सेम होगा। पर अगर मैं कहता हूं मेरा प्रोडक्ट 70% बना, सिर्फ 70% बना, अभी पूरा नहीं बना, क्या मैं 70% प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या 100% प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर कर सकता हूं? क्योंकि 70% प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं ना, प्रोडक्ट तो बेटा 100% करके ही बिकेगा। प्रॉब्लम ये आ गई कि बना तो प्रोडक्ट 70% है, क्या मैं 70% प्रोडक्ट की कॉस्ट को 100% एक फिनिश प्रोडक्ट की सेल वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता हूं? द आंसर इज नो। इसीलिए हमारे पास क्या कहा गया, इसीलिए कहा गया देखो, अगर वर्क इन प्रोग्रेस वाला प्रोडक्ट है तो क्या करो, जो 100% प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो आपको पता है, बेचने का खर्चा आपको पता है, जितना खर्चा भी और बनाने में लगेगा और जो आपकी उम्मीद है उसको इसमें से माइनस कर दो। मान लो अभी 30 रुपए और लगना है, तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से आप बेसिस सेम ले आए। एक तरीके से 70% प्रोडक्ट की कॉस्ट को 70% मान लीजिए एनआरवी के साथ कंपेयर करोगे, तो ही तो बेस सेम होगा बेटा। तो ये इसीलिए लिखा गया है लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सिर्फ किसके लिए है बेटा? ये सिर्फ WIP के लिए, क्योंकि उसको अभी बनाने का खर्चा लगना है। क्या ये मेरी बात समझ आई? क्या ये मेरी बात समझ आई? देवाशीष बेटा नोट्स का भी आप टेंशन ना लीजिए, अभी आप मेरे साथ समझिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आएंगे वहां आगे लिखा होगा, ठीक है? कोई एग्जाम्पल वगैरह आपको लगता है आप अपने पास कर सकते। क्या मेरी ये वाली बात समझ आई कि ये क्यों बना है लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? यस सर, बेसिस सेम लाने के लिए बना है, क्योंकि कंपैरिजन फेयर करना है, बेस सेम होना चाहिए WIP के लिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, अब आता है इन्वेंट्रीज को बेटा, जब हम एनआरवी पे लेके आते हैं ना, वो आइटम बाय आइटम बेसिस लेके आते हैं, आइटम बाय आइटम बेसिस, विच हम इंडिविजुअल बोलते हैं ना कि ग्लोबल बोलते हैं। सर समझाइए इसका मतलब क्या है? लो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं इससे रिलेटेड, एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं बेटा। मान लीजिए हमारे दो प्रोडक्ट्स है A और B, ना सिमिलर है ना इंटरचेंजेबल है। साल के अंत में हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है इनकी वो आपको बता रखी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक बताना है। अब मुझे कॉस्ट पता है बेटा और मुझे एनआरवी पता है, मुझे बताएं वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोअर लेंगे ना सर, लोअर लेंगे, लोअर लेंगे। अब लोअर आपके पास जो है, लोअर का मतलब आपका यस पुनंजय बेटा, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब था कितना अभी और खर्चा लगेगा प्रोडक्ट को बनाने में। बेटा लोअर कितना हो, पहले केस में सर 30 और 45 विच एवर इज लोअर 30, अगले केस में 33 और 40 विच एवर इज लोअर सर 33, तो आंसर बना 63 वैसे। पर अगर मैं बोलूं क्या सर ये भी हो सकता था, देखो ये है 70 टोटल में और ये है 78 टोटल में, क्या इन दोनों में से अगर लोअर लूंगा तो वो तो 70 बन जाएगा? अब मुझे बताओ सोचकर, मुझे बताओ सोचकर, मेरा आंसर 70 और 63 क्या दोनों सही है? क्या दोनों सही है? ये स्टैंडर्ड ने बोला बेटा आपको, ये ऊपर अंग्रेजी लिखी थी उसको समझो। हमें स्टैंडर्ड कहता है आइटम बाय आइटम इंडिविजुअल बेसिस अलाउड है, ग्लोबल बेसिस अलाउड नहीं है। ग्लोबल इज नॉट अलाउड एट ऑल। सो ग्लोबल बेसिस परमिटेड नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है इंडिविजुअल बेसिस है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब बेटा ये हुआ
63 वाला परमिटेड है, 70 वाला परमिटेड नहीं है। ग्लोबल का मतलब है सबका टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल एनआरवी, हमें आइटम बाय आइटम चलना है। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आ सकता है, कभी आया था, पहले आया करते थे ऐसे क्वेश्चन, बहुत बोनस मार्क्स है। कभी किसी एग्जाम में आया था बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों ने छलांगा मारी थी, छलांगा पेपर में बैठ के हॉल में, क्योंकि ये तो बोनस के नंबर है ना, इसमें क्या है, ठीक है। सो ये आपके पास बेटा क्या हुआ, ये हमारे पास है इंडिविजुअल बेसिस अलाउड है, ग्लोबल अलाउड नहीं। अगली चीज आती है, अगली चीज आती है, एक छोटा सा और पॉइंट आया, कहता है अगर कोई फर्म या कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा वो सलमान खान वाली कमिटमेंट। वो क्या है, एक बार जब मैंने अपने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अब यहां पे क्या हुआ, एंटिटी ने साल खत्म होने से पहले एक प्रोडक्ट को बेचने की कमिटमेंट कर दी दूसरी पार्टी को, और उसको लिखित में दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम आपको मार्केट में इसका जो मर्जी रेट हो हम इसी प्राइस पे आपको बेचेंगे। अभी बेचा नहीं बेटा, क्योंकि अगर अभी बेच ही दिया फिर वो आपका स्टॉक कैसे रह जाएगा? बच्चा इसमें कंफ्यूज इसमें यहां पे होता है। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम आपको जब 1 महीने 2 महीने बाद बेचेंगे तो प्राइस यही लगेगा, कमिटमेंट होगी हमारी। अब सवाल उठा, हमारे दो प्राइस है, उस प्रोडक्ट के लिए दो प्राइस है, एक जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है, नॉर्मल मार्केट प्राइस है, और एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अब सवाल उठा, जब ईयर एंड पे वैल्यूएशन करेंगे तो एनआरवी के लिए उस वाले प्रोडक्ट के लिए कौन से वाला लेंगे, जनरल सेलिंग प्राइस लगाएंगे या वो एक्चुअली में जिस पे बिकेगा उस वाले प्राइस पे लेंगे? सर देखिए, हम सही करना चाहते हैं चीज, तो सही में तो वो जो स्टॉक पड़ा है हमारे पास, जो हमने दूसरे को ही बेचना है, कमिटमेंट हमारी होगी है, तो उस केस में एनआरवी उसके लिए तो वही लेंगे ना जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो वही चीज स्टैंडर्ड ने कही, इस केस में एनआरवी कौन सा लो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही प्राइस लो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बेटा वही प्राइस लो। फिक्स कर दिया, डील हो चुकी है हमारी। पर क्या बेच दिया है? बस ये बताओ, अभी बिका नहीं है। अगर बेटा बिक ही जाता तो फिर स्टॉक में कैसे आता, फिर तो सेल्स में चले जाता ना। पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कमिटमेंट हो चुकी है हमारी, तो ये चीज है। तो यहां पर बेटा देखिए जरा इसका भी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप देखिए अपने पास, नोट करना मेरे साथ एग्जाम्पल को। क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए 3000 यूनिट्स है, जिसके अंदर आपके पास बेटा कॉस्ट है 40 और सेलिंग प्राइस है बेटा 45। ये जनरल है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट है इसमें से 1000 यूनिट्स का 37 पे, टोटल में 3000 यूनिट्स है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दे दिया, पर उसमें से 1000 यूनिट्स का फर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 37, वो तो 37 पे ही बेचेंगे हम, वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब मेरे यहां पे बेटा हिस्से हो गए, अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग करूंगा, कॉस्ट, एनआरवी, लोअर और वैल्यू। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3000 के 3000 यूनिट्स पे टोटल पे लगा दो? नहीं रे नहीं, 1000 यूनिट्स का क्राइटेरिया अलग है। तो बेटा 1000 यूनिट्स का क्राइटेरिया अलग होगा, 2000 जो बचे हुए यूनिट्स है उसका क्राइटेरिया अलग होगा। 1000 का क्राइटेरिया अलग, जो 2000 यूनिट्स है उसके लिए क्राइटेरिया अलग होगा। तो यहां पे कैसे करेंगे, आपका ये 2000 कैसे आए, 3000 में से 1000 फर्म वाले है, तो बेटा कॉस्ट तो हमारी क्या ही है 40 ही है, पर फर्क हो गया एनआरवी में, सेलिंग प्राइस में। वो क्या फर्क हुआ सर? बेटा वो फर्क ये हुआ, देखिए जरा, वो फर्क ये हुआ कि हमारे पास जो इसके लिए 1000 के लिए उसकी फर्म कमिटमेंट हुई है 37 पे, तो उसके लिए 37 लेंगे। पर जो हमारे पास 2000 है उसके लिए है हमारी 45, तो लोअर आ गई, इसका 37 इसका 40। सो 1000 इंटू 37 सर 37,000, और 2000 इंटू 40, 2000 इंटू 40 80,000। सो टोटल हमारे पास बेटा स्टॉक की वैल्यू आ गई 1,17,000। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या मेरी ये वाली बात समझ आई है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें बेटा पूछेंगे फटाफट से। क्या मैं जो समझा रहा हूं समझ आ रहा है बेटा? बड़ा ही देखो, स्टैंडर्ड की मेन चीज क्या है, कोई भी जो चीज लिखे बेटा उसका लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं समझेंगे ना तो फिर आपके पास फायदा नहीं होता।
ठीक है। सो हम अपने पास में आपको एग्जाम्पल भी करा रहा हूं साथ के साथ, ताकि आप लोगों को वो चीज प्रॉपरली समझ आ जाए। क्लियर है? हाँ जी। सो ये बात हमारे पास सर क्लियर है, ये बात हमारे पास क्लियर है। तो हमने अपने पास दो चीजों को लेके बात करी। हमने क्या लेना है, लोअर लेना है इंडिविजुअल पे, ना कि ग्लोबल पे। और दूसरा जो मैंने कहा कि अगर फर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे क्या करना है बेटा, हमने कमिटमेंट वाला प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेना है। बेटा एनआरवी जो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का एनआरवी वैल्यू 45 आया होगा, बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट का भी आपका 45 होता तो मैं यहाँ पे 40 ले रहा होता ना लोअर। तो लोअर का लॉजिक तो समझा दिया ना, कंजर्वेटिज्म पे है वो, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या लेना एनआरवी उस केस में। ठीक है ना। हमने ये थोड़ी ना कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है अगर वही लेना है, वैल्यू लेनी है, एनआरवी वो लेनी है। कंपैरिजन तो करोगे ना बाद में बेटा। ठीक है। अच्छा जी, पुनंजय बेटा कह रहे सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ एनआरवी इज कमिंग। बेटा ये तो लिख दी ना उसने, सेलिंग प्राइस 45 है पर यूनिट, 45 है तो ये तो जनरल मार्केट प्राइस है ना हमारा, तो 45 ही लूंगा ना। यहाँ तो सिर्फ 1000 यूनिट्स का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना 37 पे, बाकी को तो 45 पे बेचूंगा ना। ठीक है पुनंजय बेटा, क्लियर है आपको ये बात? हाँ जी, यस सर, ओके सर, आ गया सर्वे का, ओके सर। हाँ जी, यहां तक हमारे पास बेटा बात क्लियर होती है। अब देखिए जरा मेरे साथ, आपके आईसीआई की इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, आईसीआई स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 1 है बेटा। स्टडी मटेरियल जो है जहां पे इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए, वहां पे जो इलस्ट्रेशन डाली हुई है, क्वेश्चंस जो डाले हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे आपके पास कवर करा रहा हूँ। मैं दिखाने को स्टडी मटेरियल भी दिखा देता, पर होता है क्या बेटा, वहां पे ना सीक्वेंस में नहीं होती है, फेजर्ड होती है। तो मैंने उनको क्वेश्चंस को अपने नोट्स में डाला होता है, वो अपने मेन में भी होते हैं, जहां तो प्लस बैचेस में तो बहुत सारे और करते हैं। स्टडी मटेरियल की यहाँ मैंने आपको लिख के दे दिया, ताकि आप अपना स्टडी मटेरियल खोलो और देखो, और देखो वहां इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके पास मिल जाएगी आपको AS2 में। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी डील करती है बेटा 3 प्रोडक्ट्स में, ABC, जो नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल है। क्लोजिंग के समय उनकी कॉस्ट और एनआरवी दे रखी है, तो मुझे बताते जाएंगे बेटा क्या आंसर आएगा। कॉस्ट भी दी हुई है, एनआरवी भी दे रखी है। तो ये तो अभी सिखाया था सर, लोअर लेना है। और लोअर आपके पास कैसे होगा, पहले केस में सर 28, अगले केस में तो दोनों ही बराबर है 32, और अगले केस में आपके पास क्या है 16। तो टोटल आपके पास कितना हो गया बेटा, टोटल बताएंगे, टोटल बताएंगे वैल्यू कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक का, टोटल कितना हुआ। हाँ जी, हाउ मच इज द टोटल डियर सर, 76 लाख, बिल्कुल आपके पास 76 आ गया। वैल्यूज इन लैक्स है, वैल्यूज इन लैक्स है। तो दिस इज योर, जो आपका स्टडी मटेरियल का बड़ा ही आसान सा, मैंने कहा ऐसा पेपर क्वेश्चन में आए तो मजा ही आ जाए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटा, ठीक है, लोअर लेना है, इंडिविजुअली लेना है, ना कि आपके पास ऐड करके करना है। मैं क्या ऐड करके कर सकता था, ये बनता 88 और ये बनता आपके पास 684, तो मैं क्या लोअर 84 ले सकता था बेटा? आंसर इज नो। ग्लोबल बेसिस अलाउड नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस ही अलाउड है। ठीक है ना, ग्लोबल बेसिस अलाउड नहीं है, इंडिविजुअली अलाउड है। ठीक है सर। अभी अगला आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच इज स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर 5। स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपकी ये। तो देखते बेटा ये भला, 31 मार्च को 31 मार्च को बिजनेस फर्म फाइंड्स दैट कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश यूनिट ऑन दैट डेट इज 530। तो कॉस्ट कितनी लगी हुई है 530 की, एक पार्टली फिनिश यूनिट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यूनिट को अगले साल बना सकते हैं बाय एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। आपके पास जो बेटा है यूनिट का हम अपने पास, हाँ जी, यूनिट का आपके पास जो है बना सकते हैं, कितना और खर्चा लगेगा 310 रुपए। फिनिश यूनिट को बेचा जा सकता है 750 में, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। जब कल को बिकेगा ये, वैसे प्रोडक्ट तो 750 पे बिकता है और हमारी 4% ब्रोकरेज लगती है।
वो एडवाइस मांग रहा है कि बताइए अनफिनिश यूनिट को किस पे वैल्यू करे ईयर एंड पे। और ऑब्वियसली अनफिनिश यूनिट तो बिक नहीं सकता, तभी तो हम अपने पास बेसिस सेम लेके आएंगे ना बेसिस, बेसिस सेम लेके आएंगे बेटा। तो बेसिस कैसे सेम लेके आएंगे? सर व्हाट इज द कॉस्ट? बेटा कॉस्ट है 530 एंड व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हमारी चीजें आती थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। हाउ मच इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? सर 750 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना खर्चा लगेगा अभी हमारा? सर हमारा खर्चा लगेगा 750 का 4% ब्रोकरेज। कितने परसेंट ब्रोकरेज? 4% ब्रोकरेज, ठीक है ना। तो 750 इंटू 4% विच इज 30 और साथ के साथ विकास बेटा अभी देता हूं आपके बात का आंसर, डोंट वरी, माइनस आपके पास कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कितना बनाने का खर्चा लगेगा माय डियर? कितना बनाने का खर्चा लगेगा? सर हमारा बनाने का भी और खर्चा लगना है 310 रुपए, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया उसकी एनआरवी विच इज हाउ मच? 750 माइनस 30 माइनस 310 विच इज 410, विच इज 410। तो बेटा हम इसको लोअर पे वैल्यू करेंगे। चलो एक चीज बताओ जो सिखाई थी, एक चीज बताओ जो सिखाई थी, कौन सा पैरा नंबर है जो बताता है कि लोअर लेना है? कौन सा पैरा नंबर है जो बताता है लोअर लेना है? बताएं। एज पर लिख के आओगे, एक्स्ट्रा नंबर मिलता है एज पर पैरा 5 ऑफ AS2। तो लोअर पे लेते हैं, सो लोअर इज 410, लोअर इज 410 बेटा। रजनीश बेटा पैरा नंबर 5 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहला दिन है, धीरे धीरे करेंगे और मैं काफी स्टैंडर्ड्स के पैरा नंबर बच्चों को याद कराता हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी। तो लोअर कितना है? 410 है, ठीक है। तो पैरा 5 बोलता है बेटा ये बात हमारे लिए, ठीक है सर, ये वाला तो हमारे को समझ आ गया। ये ओके हो गया हमारा? क्या ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया बेटा? अच्छे समझ आ गया? यस जी, ये हमारा हो गया। एक और कर लेते हैं, एक और करते हैं बेटा। ये भी इलस्ट्रेशन है हमारी स्टैंडर्ड में जो गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है बेटा। ये कौन सी इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास क्या है? हेलो लिमिटेड ने गुड्स खरीदे कितनी कॉस्ट के? 40 लैक्स के अक्टूबर में। टिल द एंड ऑफ ईयर 75% स्टॉक तो बिक गया। आपके पास जो है पुनंजय बेटा, इसका क्या मतलब हुआ? बताएं मुझे जरा, आप क्या पूछना चाहते हैं? टिल द एंड ऑफ ईयर 75% स्टॉक जो है वो तो बिक गया। कंपनी डिस्क्लोज करना चाहती है क्लोजिंग स्टॉक को 10 लाख पे। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख है और कमीशन है 10% ऑन सेल जो एजेंट को देना है। करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? हाँ जी बेटा, एग्जाम में बस जब आंसर देना आपने लिखना है प्रिंसिपल सबसे पहले, एज पर पैरा 5 ऑफ AS2 क्लोजिंग स्टॉक इज टू वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। कॉस्ट लिखो, NRV लिखो, नीचे आंसर लिख दो लोअर क्या है, बस आपको के पूरे नंबर मिल गए, बस ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे बेटा अगर हम कॉस्ट देखें तो वो दिखाना क्या चाहता है? वो कॉस्ट कहता है 40 लैक्स टोटल की थी, 75% बिक गया था, तो 25% बचा है, तभी तो 1/4 के हिसाब से वो 10 लैक्स दिखाना चाहता है। वो कॉस्ट पे दिखाने की बात कर रहे हैं। जबकि जो NRV है बेटा, जबकि जो NRV है नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, उसमें क्या आएगा? सर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दैट इज हाउ मच जी? 11 लाख है, माइनस आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि कमीशन है, और कमीशन हमारी कितनी है जी? आपके पास 11 लाख का 10% विच इज 1,10,000।
सो हमारे पास नेट कितना आ गया 990। सो हाउ मच इज लोअर? सर लोअर इज 990, लोअर इज 990। बेटा 30 लाख तो बिक ही चुका है आपके पास, ठीक है ना। हाँ, तो बचा कितना है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ जो आपका है 10%, और 20% बेसिकली 25% बचा 10 लाख का, ठीक है। हाँ 11 बेटा एज पर पैरा 5 लोअर लेना। बेटा पुनंजय बेटा जब वो कोई बना ही अभी प्रोडक्ट पूरा नहीं है तो उसकी कॉस्ट का पूरे सेलिंग प्राइस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो तभी तो माइनस करते हैं ना एनआरवी में से। ये माइनस करने का कारण क्या था? आपको समझाया था ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में, आपके पास बात समझाई थी। क्या समझाई थी बात आपको? कि ये एनआरवी से माइनस क्यों करते? क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो 100% प्रोडक्ट का है। तो ये चीज तो 100% प्रोडक्ट की है, पर ये बना अभी आधा अधूरा है, तो कंपैरिजन फेयर नहीं है ना। हाउ यू कैन कंपेयर द कॉस्ट ऑफ अ 60-70% प्रोडक्ट विद द एनआरवी ऑफ अ बेसिकली आपके बाकी। तो इसलिए हम अपने पास इसके लिए क्या करते हैं, माइनस करके उसके सेम बेस लेके आ जाते हैं। अगर आप बोलेंगे सर 530 में ऐड कर दो, मान लो 410, तो बेटा ये खर्चा तो अभी लगा ही नहीं ना, सॉरी 310, ये खर्चा तो अभी तक लगा नहीं। तो आप ये थोड़ा ना कह सकते हो मेरी कॉस्ट 840 है, 840 को 720 के साथ कैसे कंपेयर कर दो? वो लगा थोड़ी ना खर्चा, जितना लगा है उसी के हिसाब से वैल्यूएशन की बात करोगे ना। तो इसलिए सेलिंग प्राइस में से माइनस कर रहे ताकि सही एनआरवी लेके आ जाए, ठीक है। बिल्कुल बेस सेम नहीं होगा ना आपके पास। हाँ जी, इज इट ओके बेटा? विकास बेटा ने एक चीज पूछी थी, मैं उसका डाउट दे। सर आई एम टेकिंग अ रेगुलर बैच ऑफ एडवांस अकाउंटिंग ऑन अनअकैडमी प्लस, आई हैवंट टूक एनी रेगुलर क्लासेस ऑफ ग्रुप 1 अकाउंट, सो कैन आई ज्वाइन योर फास्ट ट्रैक? बिल्कुल बेटा विकास बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट ट्रैक। कॉन्सेप्ट आपका पूरा कराया जाएगा, सो डोंट वरी, कॉन्सेप्ट पूरा कराया जाएगा। ऑब्वियसली देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फास्ट ट्रैक के अंदर कम हो जाते हैं, हमें समय में कंप्लीट करना पड़ता है तो वो फास्ट ट्रैक ही। बट अगर किसी ने नहीं भी किया होता तो भी वो फास्ट ट्रैक बैच से अपना सिलेबस बिल्कुल कवर कर सकता है थॉरली, क्योंकि उसके अंदर इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल आरटीपी पास चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज वहां भी रहेगी, ठीक है। हाँ जी, क्या यहां तक आपके पास बेटा बात समझ आई है मेरी? क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ आ गई है? फटाफट बताएंगे मुझे, यस करेंगे, फटाफट से यस करेंगे, मुझे बताएंगे क्या आपके पास आ गई है। हाँ जी, यस यस यस। अभी चलो हम अपने पास और चीज भी सिखा देते हैं। और चीज क्या सीखेंगे? और चीज क्या सीखेंगे? यस सर। तो अभी जरा बेटा और चीज के लिए आपके पास आए जरा, हम अपने पास बात करते जनरल, कुछ चीज की बात करते जनरल चीज की। बेटा बनाने का खर्चा आपके पास जो होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होता है जो बनाने का खर्चा, रॉ मटेरियल से एफजी बनाने का खर्चा, जिसके अंदर कौन कौन से खर्चे बेटा? सर एक होता है बेटा लेबर का खर्चा, लेबर मतलब जो आप वेजेस बोलते हो, जो फैक्ट्री के अंदर जो बेसिकली जो आपके पास मजदूर काम कर रहे हैं, जो लेबर कॉस्ट है वो आ जाती है। और वो निकलती अलग अलग तरीके से है, आप उन्हें टाइम रेट दे रहे हो, पीस रेट दे रहे हो, जैसे मतलब जो खर्चा आपका लेबर कॉस्ट लगी वो आपको ऑब्वियसली बनाने के खर्चे में आया। और एक हो गया बेटा जो इनडायरेक्ट खर्चे है, जो इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे में बेटा आपके पास क्या है? जो ओवरहेड्स है, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं है पर लग जरूर रहा है खर्चा हमारे पास, और कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट के साथ। तो लाइक इसमें होते बेटा दो प्रकार के, एक होते हैं फिक्स खर्चे और एक होते बेटा वेरिएबल खर्चे। फिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? फिक्स का मतलब होता है जो वेरी नहीं करते, जो वेरी नहीं करते विद द चेंज इन द आपके पास आउटपुट, जो फिक्स रहेंगे। आप चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप 1 लाख यूनिट बनाओ, वो लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए जो फैक्ट्री का किराया दे रहे बेटा, जो फैक्ट्री का किराया दे रहे हैं, वो जो फैक्ट्री का किराया दे रहे हैं वो ऑब्वियसली आपका फिक्स ही रहेगा ना, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट बनाए। तो ये आपके पास है, हमारे पास ओवरहेड्स का मतलब होता है बेटा इनडायरेक्ट खर्चे जो लगते हैं। आप इस पूरे के ऊपर जो ये चार्ट है, पूरी की पूरी आपका कॉस्टिंग का सब्जेक्ट टिका हुआ है।
तो वो आप डिटेलिंग में कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में पूरे पूरे एक एक चैप्टर पे 8-8 10-10 दिन लगाते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ उसका हमें मोटा मोटा समझना है कि यहाँ स्टैंडर्ड ने क्या बोला। तो वो कहता है फिक्स ओवरहेड का खर्चा आएगा। और वेरिएबल कौन से बेटा खर्चे होते हैं, जो वेरी कर देते हैं विद द चेंज इन आउटपुट, जो वेरी करेंगे आपके पास जो चेंज इन आउटपुट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, हाँ डायरेक्ट कॉस्ट बेटा मीन प्राइम कॉस्ट के अंदर जो आप लेते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप बोलते हैं इसे, मैं और भी नाम बोलता हूं, वर्क ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, अलग अलग नामों से पुकारते हैं आप इसे अपने पास कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, ठीक है। वो चीज आती है। तो हमारा वेरिएबल तो बेटा जितना एक्चुअल लगा वो ले लेते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में ना बड़ा आसान होता है, सो डोंट वरी, यहाँ पे आपकी वो कॉस्टिंग की टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आनी। यहाँ सिर्फ ये दिया हुआ है तो एक बार मेरा आपको बताना फर्ज है क्या बताया हुआ है स्टैंडर्ड में। और फिर अगर यहाँ पे बेटा क्योंकि फिक्स खर्चा जो है, जो फिक्स खर्चा है, तो वहां पर हमें क्या कहा गया है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है कि हम कितने यूनिट्स एक बार इन अ नॉर्मल सिनेरियो बना सकते हैं। तो हम जो फिक्स खर्चा होता है उसको उस हिसाब से बांटने की बात करते हैं। पर अगर मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन ही ज्यादा हो गई तो मैं एक्चुअल के हिसाब से बांटूंगा। पर अगर मेरी एक्चुअल बेटा कम है नॉर्मल से, तो आपके पास हम फिर नॉर्मल रहते हैं। सिंपल टू से बेटा विच एवर इज हायर लेना है आपने। एक बार चीज छोटी सी ध्यान यहाँ पे रखो, चाहे उसको लेके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, पर जो लिखा हुआ है, आप जब कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे समथिंग नोन एज कॉन्सेप्ट करते बेटा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो वो चीज आ गई। हम इन्वेंट्री को सही तरीके से वैल्यू करना चाहते, नहीं तो इन्वेंट्री जो है वो आपका गलत वैल्यू हो जाएगी उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। इस वजह से हमने क्या बोला कि आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन दोनों में से जो हायर है, एक बार हम फिक्स खर्चे को उसके हिसाब से एलोकेट करेंगे, उसके हिसाब से एलोकेट अपने पास करते, इसलिए कहां पे कहा गया। तो टोटल फिक्स खर्चे को नॉर्मल या एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर के हिसाब से आपके पास यहाँ पे किया जाता है। नॉर्मल या एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर के हिसाब से यहाँ पे आपके पास किया जाता है। ये चीज आपके पास बेटा क्या बात हुई, ये चीज बात हो रही है जो बनाने का खर्चा है, जो किसका खर्चा है हमारा, फिक्स ओवरहेड, मतलब जो आपके कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आया बेटा, एक तो लेबर का खर्चा और एक हमारे पास आया बेटा फिक्स ओवरहेड, आपके पास वेरिएबल ओवरहेड, ये वाली सारी चीजें आई। क्या ये बात मेरी समझ आई? यस सर, हमारे पास ये वाली बात तो हमारे पास समझ आ जाती है, ये वाली बात हमारे पास समझ आ जाती है। इसके साथ साथ बेटा आपके पास जो है, इसके साथ साथ हमारे पास आता है बेटा कुछ हमारा खर्चा जो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे लग रहा है। बेटा जरूरी नहीं होता, अगेन आप कॉस्टिंग के अंदर अपने पास सब्जेक्ट में पढ़ते टॉपिक ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में क्या होता है, ज्वाइंट का मतलब होता है आप एक टाइम पे एक से ज्यादा बना रहे हो। आप अपने पास इनपुट डाला, 2 इनपुट डाले मशीनों के अंदर, उस पर फिर बाकी ओवरहेड्स का खर्चा लगा, आपका लेबर का खर्चा लगा, पर उससे बाद में जाके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठ के आता है छोटा सा, कि जो मेरा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का लगा, वो मैं 2 अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड कैसे करूं, वो मैं 2 अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड कैसे करूं, क्योंकि मैं 2 प्रोडक्ट बना रहा हूं। तो यहां पर एक चीज आ रही है, हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन which is not separately identifiable in case of production process, जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है being produced simultaneously, जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास बनता है बेटा, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं बेटा आपके पास जो प्रोसेस कभी साइंस में पढ़ते हैं, आपके पास डीजल पेट्रोल वगैरह, ये आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट वगैरह के केस में आपके पास आ जाते हैं, एक ही जगह से आपके बन के आ रही है, सारी चीजें जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास खर्चा इकट्ठे में लग रहा है, सवाल उठा उसे बांटेंगे कैसे, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अपने आप में एक की वैल्यू कम है, एक की ज्यादा है, तो हाउ टू डिवाइड इट। तो यहाँ पे हमारे को स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है अगर कन्वर्जन कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, बांट नहीं सकते, तो उसको जो बांटना है ना, कोई रैशनल या कंसिस्टेंट तरीका लेना है, कोई एक सही लॉजिकल तरीका लगाओ, और जो भी लगाओ उसको कोशिश करो कंसिस्टेंटली फॉलो करो, आने वाले समय में कंसिस्टेंटली अपने पास फॉलो किया जाना चाहिए उसे। ये ना हो कि आप अपने पास जो है आज कुछ लगा रहे हो, अगले साल कुछ लगा रहे हो। आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट में अलग अलग 6-7 तरीके के मेथड सीखते हो उस चैप्टर में जाके। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है एलोकेशन को कर सकते हो, रिलेटिव सेल्स वैल्यू ले लो उस प्रोडक्ट की, या तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस वाले फेज में, या फिर आपके पास कंप्लीशन के केस में। इसका क्या मतलब हुआ,
वो कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बेटा, मान लीजिए मेरे 2 इनपुट्स है, मेरा कन्वर्जन का खर्चा इकट्ठे लगा और बाद में WIP1 बना, WIP2 बना, फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा आपका दोनों पे लगा और फिर फिनिश प्रोडक्ट 2 बन गए। मुद्दे की बात सिर्फ जो उठ के आई ना वो ये आई कि ये जो रॉ मटेरियल और जो ये प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी ये इकट्ठे में लगी है, इसको 2 प्रोडक्ट्स में डिवाइड कैसे करूं, इसको इस खर्चे को 2 प्रोडक्ट में डिवाइड कैसे करूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कि ये जो रॉ मटेरियल का हमारा बनाने का कन्वर्जन कॉस्ट जो लगी उस पर लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, ये 2 प्रोडक्ट में डिवाइड कैसे करूं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हमारे अलग अलग है, 2 फिनिश प्रोडक्ट बना रहा हूं हम अपने पास, ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ज्वाइंट कॉस्ट बेटा। तो इसको डिवाइड कैसे करूं, तो वो कहता है क्या करिए, आप अपने पास रिलेटिव सेल्स वैल्यू WIP1 और WIP2 की ले लो। मतलब आप क्या करो, मैं एग्जांपल कराऊंगा बाद में, डोंट वरी, मैं एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। आप इस स्टेज पे इनकी रिलेटिव सेल्स वैल्यू जो आज की बनती है, अगर सेल वैल्यू पता है इनकी कि अगर आज ये बिकेंगे WIP1 WIP2 तो ये कितने में बिकेंगे, अगर वो पता है तो उसकी जो रेशो आ रही है उस रेशो में इस टोटल खर्चे को बांट दो, या फिर जो सेल्स वैल्यू FG1 और FG2 की टोटल कंप्लीटेड के, क्योंकि वो तो पता ही होगा, वो तो पता ही होगा, WIP1 WIP2 में भी आपको नहीं पता भी कितने का बिक सकता है, बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि WIP वाला बिकता है, पर सेल्स वैल्यू वाला आपको पता होगा। तो आप FG1 FG2 की सेल्स वैल्यू की रेशियो ले लो। तो जो भी लो, ये भी तरीका बताया है, आप और भी बतेरे तरीके ले सकते हो, क्योंकि उसने बोला था रैशनल या कंसिस्टेंट तरीका ले लीजिए। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ क्या बताया बेटा, थ्योरेटिकल पार्ट कराया इसका, थ्योरेटिकल। अभी आपको ये चीज ना अच्छे से नहीं पता चली होगी, 60-70% ही समझ आए, क्योंकि जो चीज थ्योरी में लिखी होती है ना सर, जब तक ना उसका प्रैक्टिकल ना हो जाए ना, वैल्यूज ना सामने आ जाए, तब तक ना वो चीज ना दिमाग में फिट नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। तो इसका एग्जाम्पल मेरे दोस्तों हम कल के सेशन में कराऊंगा, इसका एग्जाम्पल। स्टडी मटेरियल में कोई इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तभी तो आप बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आएगी बेटा। हाँ जी सुमन बेटा, फास्ट ट्रैक का बैच अनअकैडमी पर कब से बेटा, उसका लिंक यहाँ पे पिन कर रखा है, वो 21 जुलाई से, जिसमें मेरी क्लास 22 जुलाई से बेटा शुरू है, ठीक है। तो आप उस बैच में मेरे साथ बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये वाला सिर्फ एक बार हिंट दिया, क्या ये समझ आया, क्या जो हमने किया वो समझ आया, मेरी बात मेरे को बताएंगे फटाफट से। यस सर हमें समझ आया, ओके सर, ओके सर। हाँ जी, तो क्या ये समझ आया, क्योंकि हमने बेटा आज अपने लेक्चर में कुछ हद तक AS2 को अपने पास किया है, AS2 के कुछ अपने पास चीजों को किया है अपने पास। कल के लेक्चर में हम आगे बढ़ के कोशिश करेंगे बाकी बची हुई प्रोविजंस को कंप्लीट करें और समझे और अपना स्टैंडर्ड खत्म करें। हाँ जी पुरंजय बेटा, इस चैनल पे नहीं होती वो, अनअकैडमी के उस पे होती है बेटा, चैनल पे वो आपके पास अनअकैडमी पे होती है बेटा, दैट इज अ प्लस बैच। हाँ जी, आप सारे बच्चे मैं सिर्फ ये बोलूंगा, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया बेटा तो प्लीज मुझे फॉलो करिए, नितिन गोयल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप सारे बच्चे मेरे से जुड़े रहे और मेरी जो भी क्लासेस है वो आप उसके बारे में पता चल सके, और मैं आप लोगों को जितना गाइडेंस दे सकूं, जितना आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन ला सकूं किसी भी तरीके से, प्राइमरली विद द स्टडीज, एंड सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज और होती है हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो उसके लिए मैं जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकूं, उसके लिए आप बच्चे मेरे साथ जुड़िए, ताकि मैं आप लोगों को फायदा बेटा पहुंचा सकूं, ठीक है ना। देन आप सारे बच्चे जो है बेटा, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, आपके कोई दोस्त वगैरह को करना चाहते हो, उन्हें आप जरूर बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को नहीं किया। एंड अगर आपने जो भी सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं लिया और आपने लेनी है अनअकैडमी पे, आप वहां पे मेरे साथ प्लस बैच में पढ़ना चाहते हैं विद एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल कवरिंग एवरीथिंग पास्ट ईयर, ये वो सब कुछ, और नोट्स वगैरह प्रॉपर आपको मिल जाए, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। मेरे बैचेस का मैंने आपको कहा है, अनअकैडमी में बेटा बैच शुरू हो चुका है एडवांस अकाउंट्स का, प्लस बैच रेगुलर फॉर नवंबर 21, 3 क्लासेस उसकी अब तक हो चुकी है, आज 4th क्लास होगी, ठीक है। मंडे टू सैटरडे 2:15 to 4:15 वो होता है। और फास्ट ट्रैक बैच 22 जुलाई से उसमें मेरा शुरू होगा, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे से। तो आप उसमें बेटा मेरे साथ जुड़ सकते हैं, 12 to 2 उसकी क्लास का टाइम होगा, तो वहां पे भी मेरे साथ आके बनिए, ताकि आप लोगों को मैं और डिटेल में अच्छे से करा सकूं, आपका वो अकाउंट्स का आपके पास फास्ट ट्रैक है, ठीक है। तो
आप लोग मेरा कोड जो है उसे अप्लाई करना मत भूलना, CA नितिन, 510 आगे कुछ नहीं है, सिंपली CA नितिन है, उसे जरूर अप्लाई करें टू गेट 10% डिस्काउंट बेटा। सर आप ऐसे लेक्चर को डिलीट मत करा करो बेटा। डिलीट नहीं किया बेटा, कौन सा डिलीट करा है? नो डिलीशन, हमने कोई लेक्चर को डिलीट नहीं किया। 5 बजे कौन सी क्लास है? 5 बजे नहीं है बेटा, 5:30 बजे मैं एडवांस अकाउंट्स के एएस को स्पेशल क्लास में शुरू करा है, 5:30 to 6:30। वो एडवांस अकाउंट्स के एएस है जो वहां पे स्पेशल क्लास पे अनअकैडमी पे किया है, तो आप वहां पे जरूर आइए। आप मेरा वो CA नितिन का कोड अनलॉक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशल क्लासेस अटेंड करने पे आपको क्रेडिट्स भी बेसिकली मिलते हैं जो आपको बाद में मदद मिलती है बेटा, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ वहां पे भी जरूर ज्वाइन करें एंड मेरा कोड जैसे मैंने कहा उसे जरूर इस्तेमाल करें। आप अगर कर चुके बहुत अच्छी बात है, फिर करने की जरूरत नहीं किया तो जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, क्या हम सेशन को सिर्फ 2 लेक्चर है बस, बाकी भी मिल रहे हैं। पीपीआई के सिर्फ पीपीआई बेटा 2 लेक्चर है बस। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बेटा 4 लेक्चर्स आपके पास थे। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के बेटा 4 लेक्चर थे। आई थिंक वो प्लेलिस्ट में शायद नहीं डले होंगे, मैं चेक करवा दूंगा, बट उसके टोटल में 4 लेक्चर थे जो मैंने लिए थे लास्ट टू लास्ट वीक में, ठीक है। हाँ चलो जी, तो माय डियर स्टूडेंट, हम आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक। कल आप लोग मुझे मिलना मत भूलना, सुबह 10:30 बजे फिर से आपके पास। कल तो नहीं, कल तो संडे है, ओह सॉरी, कल तो संडे आ गया, कल तो छुट्टी का दिन है। मंडे को हम मंडे को मिलेंगे, हाँ मैं भूल गया था। ओह, तो मंडे को हम लोग मिलेंगे सुबह 10:30 बजे। हम इस अपने पास कैंडिडेट को आगे बढ़ेंगे और अपनी सीरीज को आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो मंडे को मैं बेटा आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे सारे एएस में आप लोगों को इसी तरीके से कराऊंगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बच्चे इतना प्यार देते हैं। आप लोग मेरे से जुड़े रहे, जरूर इन सेशन को अटेंड करें, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो टेक केयर बेटा, टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड बाय बाय बेटा, एंड नमस्कार।